हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के फोर्थ पार्ट की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के पहले 3 टॉपिक की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। टॉपिक ए, टॉपिक बी एंड टॉपिक सी। अगर आप इन टॉपिक की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के 2 नए टॉपिक की स्टडी करेंगे, टॉपिक डी एंड टॉपिक ई। टॉपिक डी रिफर्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, कैसी उसकी कंडीशन थी। फॉरेन टॉपिक ई, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड पे हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार कैसा था, हम किन किन कंट्रीज के साथ में ट्रांजेक्शंस करते थे। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट enjoyed a worldwide reputation of excellence, goodwill and quality, but British rule contribute to systematic deindustrialization of industrial Indian handicraft by discriminatory tariff policy। तो मतलब जो ब्रिटेन था उसने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाकर इंडिया के जो हस्तशिल्प उद्योग था, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो मतलब हमारा हस्तशिल्प उद्योग उस समय पर कैसा था, तो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था, उससे बनी हुई वस्तुएं थी, वो इंडियन मार्केट्स में तो फेमस थी, साथ में फॉरेन मार्केट्स में भी फेमस थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गुड्स की जो बनावट थी, वैरायटी थी, क्वालिटी थी, उसकी वजह से फॉरेन डिमांड्स, फॉरेन मार्केट्स में इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। तो बट जो ब्रिटेन था उसने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड करा था। तो क्या रीजंस थे, क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ब्रिटेन ने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉयड करा था। तो हमने इसको 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द स्टेट, मतलब जो ब्रिटेन की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी वो कैसी थी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कंट्रीब्यूट डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो मतलब जो ब्रिटेन की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। तो क्या पॉइंट्स थे उसके। पॉइंट ए, फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट। तो मतलब जो ब्रिटिश इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो विदेशों में मांग होती थी, तो जब हम इंडियन हस्तशिल्प से बने हुए वस्तुओं को विदेशों में बेचते थे, उसका आयात करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। अब टैक्सेस लगाने की वजह से जो अपनी इंडियन गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से फॉरेन मार्केट्स में इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डे बाय डे कम होने लग गई थी। कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हमारा फॉरेन डिमांड, हमारे गुड्स की फॉरेन डिमांड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, कम हो गई थी। पॉइंट बी, डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स, मतलब इंडियन मार्केट्स में ब्रिटेन से बने हुए मशीन मेड प्रोडक्ट्स को लाया गया, वो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा गया। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की वजह से जो ब्रिटिश गुड्स थे वो काफी चीप रेट पे इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल थे। इसकी वजह से जो ब्रिटेन, मतलब भारत के द्वारा हस्तशिल्प उद्योग था, वो विदेशी वस्तुओं का कंपटीशन नहीं कर पाया, और उसका दिन प्रतिदिन उसके वस्तुओं की मांग में कमी आती गई। इसकी वजह से हमारी घरेलू मांग भी हस्तशिल्प उद्योग की वो कम होती गई, और एक समय आया पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो ओविंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इंडिया बिकम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, मतलब विभेदकारी मूलक नीति की वजह से इंडिया अंतिम वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया था और कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन गया था। सेकंड पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसेस कोर्ट। तो प्रिंसेस कोर्ट क्या होता है। प्रिंसेस कोर्ट मतलब जो राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल, नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्पायर रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में राजा, महाराजा, नवाबों का राज हुआ करता था। तो जो
ये राजा महाराजा थे, नवाब थे, वो हस्तशिल्प वस्तुओं का बहुत ज्यादा कंजप्शन करते थे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। वो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड उनकी रेपुटेशन हुआ करती थी। तो इसी वजह से जो राजा महाराजा थे हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का उपभोग करते थे। बट जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने जो राजा महाराजाओं का राज था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया था। तो देखो इस ए पॉइंट से समझते हैं, द यूज ऑफ पैट्रोनाइज हैंडीक्राफ्ट यूज ऑफ विच इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर इंटरनेशनल रेपुटेशन। तो इंटरनेशनल रेपुटेशन होने की वजह से ही राजा महाराजा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदते थे। तो ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड दैट एंड द प्रिंसेस कोड, ये एंड वो वाला एंड नहीं है, खत्म होने वाला एंड है, ये आएगा आगे। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मतलब जो ब्रिटेन के द्वारा जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, तो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ में कंपटीशन करना पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट इज मशीन मेड प्रोडक्ट्स ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट गैव टफ कंपटीशन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इंडियन मार्केट्स में जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे ब्रिटेन के, वो कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस हो जाते थे और उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दिया। और मशीन मेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होने की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाए और इंडियन मार्केट्स में ब्रिटेन की गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होने लग गई। और एक टाइम ऐसा आया इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड कंप्लीटली डाउन हो चुकी थी और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने अपने व्यवसायों को बंद कर लिया था। तो पॉइंट बी देखो, इट वाज ओविंग टू प्रीशियस क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लीड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उसकी प्रीशियस क्वालिटी हुआ करती थी, वो लेबर कॉस्ट उसके अंदर ज्यादा आती थी और कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करती थी। और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट लीड टू रिड्यूस द मार्केट डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डे बाय डे कम होती गई और एक समय आया पूरे बहुत ज्यादा कम हो गई और डिमांड कम होने की वजह से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का कंप्लीट पतन हो गया था, मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया था। फोर्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। मतलब न्यू पैटर्न, कैसे न्यू पैटर्न आया? तो मतलब पॉइंट ऐसे समझते हैं, ओविंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच इज कीन अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। मतलब जो ब्रिटेन था उसने हमारी इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी पे करीब करीब 200 साल तक राज करा था। तो जो वेस्टर्न कल्चर था हमारे यंगस्टर उसको अपनाने लगे थे और हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर को भूलते जा रहे थे। तो न्यू डिमांड की वजह से भी हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का अंत हुआ था। ड्यू टू चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लीड टू डाउन शेयर इन द मार्केट। मतलब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड में, मार्केट शेयर में कमी आती गई। फिफ्थ पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। मतलब रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की मार्केट शेयर बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, इसके पीछे रीजन समझिए। पॉइंट ए, इट वाज ओविंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स गॉन रिड्यूस इन द कॉस्ट लीड टू साइज ऑफ मार्केट ब्रिटिश गुड इंक्रीज। अब एक बात समझो, जो ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केट डिमांड, मार्केट शेयर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे। देखो रेलवे के द्वारा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में गुड्स की सप्लाई बहुत तेजी से होती थी और इसी वजह से उन गुड्स की जो प्राइस था, कॉस्ट थी, वो बहुत कम हुआ करती थी। इसी वजह से इंडियन मार्केट्स में कम रेट पर ब्रिटिश गुड्स अवेलेबल थे और कॉस्ट कम होने की वजह से ब्रिटिश गुड्स की इंडियन मार्केट्स में ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, इसलिए उसकी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लग गई थी। पॉइंट बी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कुड नॉट कॉम्पीट विथ मशीन मेड प्रोडक्ट्स बिकॉज इट वाज कॉस्टलियर दैट टाइम। तो जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, उनकी कॉस्ट ज्यादा थी और वो ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाए थे। इसी वजह से हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था।
तो इसके पीछे 5 मेजर पॉइंट्स थे। पहली, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटेन। सेकंड, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसेस कोड। थर्ड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। फोर्थ, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। फिफ्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो ये 5 कारण थे जिसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ग्रोथ भी देखी गई थी इंडस्ट्रीज की। चलो इसको समझते हैं। ब्लिक और नॉशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश राज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोज ओनली ब्लिक ग्रोथ इन सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। मतलब जो ब्रिटेन के द्वारा जो ग्रोथ की गई थी इंडस्ट्रीज की, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे ब्रिटेन का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था। उन्हीं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की गई थी ब्रिटेन के द्वारा जिसका बेनिफिट सिर्फ ब्रिटेन को पहुंचता हो। उनका एक सिंपल सा प्राइम मोटिव हुआ करता था, द ग्रेट ब्रिटेन। तो उन्हीं इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी जिसकी वजह से ब्रिटेन को फायदा हो। तो इसको समझो। पॉइंट ए, सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंक्लूड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was formed in 1907. Sugar and cement paper industries were also established. तो इसके पीछे रीजन क्या थे, क्यों ब्रिटेन ने इन इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करा था? दिस वाज एस्टैब्लिश wake of world war scarcity in good industrial goods because world war first and second. तो जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की वजह से जो कैपिटल गुड्स की स्केर्सिटी हुई थी उसी की कमी को पूरा करने के लिए टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना करी गई थी। शुगर सीमेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना करी गई थी। पेपर इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। सेकंड पॉइंट, स्टेट दैट पार्टिसिपेशन प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेरी फास्ट वेरी लिमिटेड। मतलब जो ब्रिटेन के द्वारा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का स्ट्रेटजी थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम थी। बट कुछ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट भी हुई थी। उसके पीछे क्या रीजंस थे? टू इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। मतलब उन्हीं इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई थी जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की मार्केट्स का साइज बढ़ सके। तो रेलवे का उस टाइम पे इन्वेंशन हुई थी। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, मतलब ब्रिटेन इंडिया से कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाया जा सके और अंतिम वस्तुओं को इंडिया में लाया जा सके, इसलिए पोर्ट का निर्माण किया गया था। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अच्छे से चलाया जा सके, इसलिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अच्छे से स्थापना की गई थी। और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इसके पीछे सबसे पीछे जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, सिंपल सी बात है, ग्रेट ब्रिटेन था। थर्ड पॉइंट, देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वॉर द नेम। मतलब जो ब्रिटिश शासन टाइम था उस टाइम पीरियड में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री कैसी होती है? इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन इंडस्ट्री प्लांट्स। मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर मशीनों का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई थी, बट उन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन था द ग्रेट ब्रिटेन, ना कि इंडियन पॉपुलेशन को किसी प्रकार का एडवांटेज पहुंचाना था। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ई, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, हम किन किन कंट्रीज के साथ में डील करते थे। तो देखते हैं। प्रायर टू ब्रिटिश राज इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब ब्रिटिश शासन से पहले हमारा इंडिया अंतिम वस्तुओं का निर्यातक था। इसे विदेशी कंट्रीज में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी कि इंडिया अंतिम वस्तुओं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो हम किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते थे? तो जैसे कॉटन सिल्क से बने हुए कपड़ों का हम फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज्यादा सप्लाई करते थे। और भी बहुत सारी वस्तुएं थी जिनका हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, इवोरी वर्क, प्रीसियस स्टोन, इन सबों का हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे। बट जो ब्रिटेन की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसकी वजह से इंडिया बिकम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। मतलब जो ब्रिटेन की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसकी वजह से इंडिया कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन गया था और अंतिम वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया था। तो इसको समझते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस थे। देखो सम ऑब्जर्वेशंस है इसके पीछे। तो हमने फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए इसको 3 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करा है, एक एक करके इसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब ब्रिटिश शासन के टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सब कॉलोनियल पीरियड की वजह से हुआ। जो ब्रिटेन था उसने हमारे इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड को कंप्लीटली अपने अंडर में ले रखा था। तो देखो इसको समझते हैं। पॉइंट ए, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका नेट एक्सपोर्टर बन गया था, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वुलन, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। तो हम इन सब चीजों का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करते थे। पॉइंट बी, इंडिया बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन के बने हुए कपड़े, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा। तो हम फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे और प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल इंडियन फॉरेन ट्रेड। मतलब जो ब्रिटेन था उसने पूरी तरीके से इंडियन मार्केट्स के अंदर अपनी मोनोपोली जमा रखी थी। मतलब जो ब्रिटेन था उसने पूरी तरीके से हमारे इंडियन ट्रेड को अपने अंडर में कर रखा था। इन ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो मोस्ट ऑफ 50% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ में होता था। क्यों? क्योंकि उसने हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, पाबंदियां लगा रखी थी। तो इसको समझते हैं क्या पाबंदियां थी उस समय पर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of the country under the monopoly controlled by the government। मतलब पॉइंट ए से समझो, more than 50% of Indian foreign trade was the direct toward the meeting of the Great Britain। and point B, Indian foreign trade only with the Great Britain। तो देखो आप इन पॉइंट से समझ सकते हो हमारा जो इंडियन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के साथ होता था, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। इसलिए हम ब्रिटेन के साथ में ट्रांजैक्शन करने के लिए विवश हो रखे थे। तो पॉइंट सी, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश। मतलब एक बात एक्सेप्शन वाली लगती है कि आज भी हमारा सरप्लस ट्रेड नहीं होता है, हमारे इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पर या कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और इंपोर्ट कम होता था। उसी वजह से हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड सरप्लस में रहता था। मतलब हम प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कम करते थे। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी अच्छी खासी मात्रा में हुआ करती थी। तो हम क्या, मतलब ब्रिटेन उस फॉरेन करेंसी को क्या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज करता था। चलो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आवर एक्सपोर्ट और देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आवर एक्सपोर्ट एग्जिस्ट आवर इंपोर्ट सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब समझना कि हमारा जो एक्सपोर्ट था इंपोर्ट से ज्यादा हुआ करता था, उसी वजह से सरप्लस हुआ करता था। तो पॉइंट ए इंप्लाइज सरप्लस वाज ओविंग लार्जली एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो सरप्लस होता था ना वो सिर्फ प्राइमरी गुड्स की वजह से होता था। तो ये किस चीज को लीड करता है, जो भी कंट्री अगर प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी गुड्स मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती है तो वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी होती है। तो इंडिया कॉलोनियल पीरियड में और इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कंट्री थी। किसी भी तरीके के फिनिश गुड्स हम नहीं बना पाते थे। तो पॉइंट बी, ब्रिटेन गवर्नमेंट नॉट यूज्ड ट्रेड सरप्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कंट्री। मतलब जो ब्रिटेन के इंडियन फॉरेन ट्रेड होता था उसकी वजह से जो सरप्लस जनरेट होता था तो ब्रिटेन उसको हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए यूज नहीं करता था, बल्कि में उसे वो कहीं और यूज करता था। देखो, ट्रेड सरप्लस यूज बाय द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो था, देखो दो तरीके से सरप्लस को यूज किया जाता था ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड बाय द ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन को अपना इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता था, प्रशासन चलाना होता था, उसको चलाने के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता था। तो जो सरप्लस ट्रेड होता था उससे जो इनकम जनरेट होती थी वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के ऊपर खर्च कर देती थी। दूसरा, एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट द वॉर। एक बात बताओ, इंडिया कभी भी किसी कंट्री के साथ में वॉर नहीं लड़ता था, लेकिन ब्रिटेन एक सुपर पावर था,
वो रिमेनिंग अन्य कंट्रीज के साथ में वॉर करता रहता था, तो उसे वॉर लड़ने के लिए पैसे की नीड होती थी, तो इंडियन ट्रेड का जो सरप्लस होता था वो उसे वॉर के ऊपर खर्च करता था। तो इससे समझ सकते हो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड से जो सरप्लस होता था तो उसका कंप्लीटली ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, मतलब इंडिया के अंदर उसका यूज नहीं होता था, अननेसेसरी वर्क के लिए उसका यूज होता था। तो इसी वजह से पॉइंट सी से समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंडिचर लीड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ फ्रॉम द इंडिया, मतलब जो इनकम और सरप्लस होता था फॉरेन ट्रेड की वजह से उसका इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उसका यूज तो होता नहीं था, और अननेसेसरी एक्सपेंस होते थे, जैसे ब्रिटेन के द्वारा प्रशासन कार्यों के लिए उसको खर्च कर लेना, ब्रिटेन के द्वारा वॉरों के अंदर इंडियन सरप्लस को यूज करना। तो इसी तरीके से हमारी इंडियन वेल्थ का ड्रेन होता था, मतलब उसका पलायन हो जाता था। तो इस तरीके से हमने फॉरेन ट्रेड को 3 मेजर पॉइंट्स में डिस्कस करा। पॉइंट ए, इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन ने मोनोपोली क्रिएट कर ली थी इंडियन मार्केट्स में। थर्ड पॉइंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ब्रिटिश। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकन।